नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं श्रीनाथ त्रिपाठी, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। पिछले दिनों इनका एक भाषण हुआ था हाई कोर्ट में और उसके बाद काफी गहमा-गहमी हुई। उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यता से निकाल दिया गया और इस वक्त हम देख रहे हैं कचहरी में या बनास की सड़कों में बड़े-बड़े होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें कपिल सिब्बल की फोटो लगी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। श्रीनाथ त्रिपाठी की फोटो लगी हुई है, अनुज यादव की फोटो लगी हुई है। ये किस तरह का जश्न है? क्या कुछ आपने हासिल किया है? देखिए, उत्तर प्रदेश के वकील 25 उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्यों को चुनते हैं और उस 25 में से वही 25 सदस्य एक सदस्य को चुनते हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य। इस प्रकार मैं पहले वकीलों के द्वारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का सदस्य चुना गया और फिर बार काउंसिल के सदस्यगण ने मुझे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए 25 में से 21 मत दे करके मुझे चुना। वहां पहुंचा, वहां अच्छा चल रहा था। इसी बीच में कुछ हमारा विरोध उभर गया जब आईपीसी को बदला जाना लगा, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को। तो मैंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब धाराओं में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया जा रहा है तो क्रमांक बदल करके सिर्फ परेशानी बढ़ाई जा रही है। और ये धीरे धीरे विरोध बढ़ते बढ़ते जब अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन आया तो मैंने कहा ना, अब बिना जोर से विरोध किए हुए ये बात बनेगी नहीं। अधिवक्ताओं पर सरकार नकेल लगाना चाहिए। यही विरोध बढ़ गए क्योंकि हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन महोदय चेयरमैन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से राज्यसभा सदस्य हैं। तो जब उनका झुकाव पार्टी की तरफ बढ़ा तो निश्चित रूप से अधिवक्ताओं का हित प्रभावित होने लगा। जब मैंने बात उठाई तो बात बढ़ती गई। इसी बीच में इन संदर्भों का मैंने इलाहाबाद में, प्रयागराज में आयोजित इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से 26 अप्रैल को एक कार्यक्रम आयोजित था जिसमें देश भर के 22 प्रदेशों से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री और तमाम अधिवक्तागण और प्रयागराज के अधिवक्तागण उपस्थित थे। इन्हीं संदर्भों में मैंने आईपीसी के संदर्भ में, जस्टिस यशवंत वर्मा जी के संदर्भ को लेते हुए मैंने एक भाषण दिया। उस भाषण से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन महोदय क्षुब्ध हो गए और उन्होंने, उनका नाम थोड़ा स्पष्ट करिए। श्री मनन कुमार मिश्रा, बिहार से हैं, और क्षुब्ध हो गए। क्षुब्ध होने के बाद उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई करते हुए 28 अप्रैल को मुझे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने को चेयरमैन पद से कब हटा दिया था, ये मुझे नहीं पता, ना मुझे कन्वे किया गया, ना मुझे बताया गया। लेकिन वो पद तो मान लीजिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत पद थे, लेकिन मुझे 28 अप्रैल को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य पद से हटा दिया गया। जब हमारे उनके बीच के लोगों ने आपस में हस्तक्षेप किया तब उनकी तरफ से ये प्रस्ताव आया कि मैं इसे वापस ले लूंगा अगर ये रिकॉल रिव्यू एप्लीकेशन देंगे। मैं हटाए जाने के बाद से मैं हाईकोर्ट दिल्ली जाने की तैयारी में था। आदरणीय कपिल सिब्बल जी से मिला, उन्होंने जो सम्मान और स्वागत किया वो अभूतपूर्व था, अविस्मरणीय था। तब तक मैंने एक रिकॉल रिव्यू एप्लीकेशन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया गया तो वहां पहले से तैयार था एक रिकॉल एप्लीकेशन, रिव्यू पिटीशन, और उस पर मुझे भ्रम में रख करके मेरा हस्ताक्षर करा लिया गया। यद्यपि मैं चाहता था कि रिकॉल हो जाए, रिव्यू हो जाए, मैटर घर का घर में खत्म हो जाए तो अच्छा है, फिर भी वो रिकॉल एप्लीकेशन में क्या लिखा था मैंने इसे देखना चाहा तो उन्होंने जल्दीबाजी में देखने का अवसर नहीं दिया और मैंने हस्ताक्षर कर दिया। 20 दिन के बाद, 20 दिन के इंतजार के बाद 3 मई को मैंने हस्ताक्षर किया था रिकॉल रिव्यू पिटीशन पर, और 20 दिन तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 23 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट में मैंने पिटीशन दाखिल किया। आदरणीय कपिल सिब्बल जी ने
बाकायदा उस पर बहस किया, जोशो खरोश से। 26 मई को बहस हुई। लंबी बहस के बाद माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने वो 28 अप्रैल का बार काउंसिल ऑफ इंडिया का आदेश स्थगित कर दिया और मैं पुनः बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य पद पर मैं फिर से बैठ गया, मैं फिर से पुनः स्थापित हो गया। तो इसी बीच में जिले के, प्रदेश के, पूर्वांचल के तमाम अधिवक्ता साथी, तमाम, चूंकि 40 साल से मैं जिले में वकालत कर रहा हूं, तमाम लोगों से संबंध है, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग, सबों ने आकर के अपना समर्थन दिया। और इस बीच में जब मुझे निर्णय मिला, जब मैं पुनर्स्थापित हो गया सदस्य पद पर, तो लोगों ने खुशी का इजहार किया, तमाम लोगों ने खुशियां मनाई। और खुशी के संदर्भ में इस शहर में, चूंकि कपिल सिब्बल जी ने हम सबको मोबिलाइज किया है, अधिवक्ता समाज के प्रति उन्होंने जाहिर किया है कि बिना फीस लिए हुए, बिना बाद व्यय लिए हुए एक अधिवक्ता के लिए, अधिवक्ता होने के नाते वो खड़े हो गए, ये एक सुखद आश्चर्य है। इसलिए जो दिल्ली हाईकोर्ट कम जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ही अधिक रहते हैं, देश के शिखर अधिवक्ताओं में से एक दो में वो हैं, मेरा मानना है कि एक ही पर हैं। ऐसी स्थिति में अगर उनका इस तरह का सहयोग न मिला होता तो शायद इस तरह का आदेश पाने में मुझे बड़ी कठिनाई होती। और इस तरह से अपनी बात रख शायद दूसरा कोई पाता या नहीं, मुझे संदेह है। इसलिए आज वाराणसी के अधिवक्ता, प्रदेश के अधिवक्ता, पूर्वांचल के अधिवक्ता खुशी मना रहे हैं और उसी खुशी को लेकर के शहर में विभिन्न जगहों पर कपिल सिब्बल जी के पोस्टर लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं और खुशी मनाई जा रही है। वकील साहब, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी क्या है और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए क्या कार्य आप करते हैं? खासकर जो नए अधिवक्ता, इनको भी जानकारी होनी चाहिए, जो पुराने अधिवक्ता उनको भी जानकारी होनी चाहिए। ऐसी कुछ आसान भाषा में बताइए। मैं बता रहा हूं कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश 4 कार्य के लिए तय किया गया है एडवोकेट एक्ट की सेक्शन 6 के मुताबिक। एडवोकेट एक्ट 1961 ये कहता है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश अधिवक्ताओं का पंजीकरण करेगा, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाकर सरकार को देगा और सेमिनार का आयोजन करेगा। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो निर्माण सेक्शन 3 एडवोकेट्स एक्ट के मुताबिक हुआ है, उसके मुताबिक प्रदेश के बार काउंसिलों की अपीलें सुनेगा, विधि शिक्षा को नियंत्रित करेगा और अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार को मजबूर करेगा। मैं एक घटना बता दूं आपको। 2014 में जब हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री गुजरात थे, जब प्रधानमंत्री होने वाले थे, तो उत्तर प्रदेश के नहीं देश भर के अधिवक्ताओं को उन्होंने बुलाया था, बार काउंसिल के मेंबरों को बुलाया था। और गांधीनगर में महात्मा मंदिर, एक ऑडिटोरियम है गुजरात में, वहां पर एक भव्य कार्यक्रम हुआ था जिसमें गांधी जी ने सारे देश के बार काउंसिल के सदस्यों, अधिवक्ताओं को संबोधित किया था। हमारी समझ से वो अप्रैल का महीना था और उन्होंने उस संबोधन में ये कहा था कि जब भाजपा के अच्छे दिन आएंगे, आप अधिवक्ताओं के भी अच्छे दिन आएंगे। हमें उस अच्छे दिन का इंतजार है। आज तक केंद्रीय स्तर से कोई, भाजपा के सरकार की स्तर से आज तक कोई अच्छी योजना अधिवक्ताओं के लिए, चाहे वो मेडिकल की सुविधा हो, चाहे वो इंश्योरेंस की सुविधा हो, कोई योजना नहीं आई। बार बार हम लोग ये आवाज उठाते रहे कि मोदी जी हमारे वाराणसी के सांसद हैं, यहीं से प्रधानमंत्री हैं। ऐसी स्थिति में अधिवक्ताओं के प्रति कुछ जिम्मेदारी उनकी बनती है। मोदी जी आज तक सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी या बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी में भी नहीं आए। कभी उन्होंने वकीलों के बारे में कोई चर्चा और चिंता भी नहीं व्यक्त की और आज तक किसी तरह की कोई योजना का लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यही कार्य है कि स्टेट बार काउंसिल की अपीलें सुनना, रिवीजन सुनना, अधिवक्ताओं में अनुशासन बनाए रखना और अधिवक्ताओं से जुड़ी बातों को सरकार तक पहुंचाना और विधि शिक्षा को नियंत्रित करना। वकील साहब, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, एक तो हम जानना चाहेंगे कि आपका जो निष्कासन हुआ, ये कोई राजनीति के शिकार तो आप नहीं हुए। दूसरी चीज, मनन मिश्रा को राज्यसभा भेजा गया, तो राज्यसभा जाकर तब भी उन्होंने अधिवक्ताओं के कल्याण के कुछ भी नहीं किया अभी तक। देखिए, निश्चित रूप से मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं, आप जान लीजिए।
स्वतंत्र विचारक हूं, स्वतंत्र विचार रखता हूं। उस विचार से कभी कोई पार्टी चोट खाए, कभी कोई प्रसन्न हो, इसका सवाल नहीं। और यह भी सही है कि चूंकि हमारे चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया श्री मनन कुमार मिश्रा राज्यसभा सदस्य भाजपा के द्वारा बनाए गए हैं, तो उससे निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन या कोई आवाज उस तरह से नहीं उठाई जा सकती जैसे उठाई जा सकती। हम लोगों का विश्वास था कि वो राज्यसभा सदस्य बने हैं तो सरकार के अंदर जाकर के शासन से मिल करके अधिवक्ताओं के कल्याण की कोई योजनाएं लागू होंगी, और मोदी ने इसका वायदा भी 14 में किया था। लेकिन बहुत लंबे इंतजार के बाद भी अब तक कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कोई हलचल नहीं है, न तो कोई इंश्योरेंस की योजना है और न कोई मेडिकल की कोई सुविधा। ऐसी सुविधाओं से क्षुब्ध होना पड़ता है। हम लोग बार बार अधिवक्ताओं से मिलते हैं, अधिवक्ता ये पूछते हैं कि आप लोगों को इतने ऊंचे पदों पर बिठाया गया है, आप लोग कम से कम कुछ तो करिए। और इसी आवाज को उठाने को लेकर के मेरे साथ ये हादसा गुजरा। वकील साहब, सरकार की बात तो आपने बताई, लेकिन आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन जैसे महत्वपूर्ण पद पर आप रहे हैं। आपने अपने कार्यकाल में अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए क्या कुछ किया है? देखिए, प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी जो सरकार में थी तो अधिवक्ताओं का बहुत सम्मान करती थी और उसने कई योजनाएं लागू की। प्रदेश स्तर पर अभी वो योजनाएं वही चल रही हैं, उसमें थोड़ी सी वृद्धि की गई है उस योजनाओं के समय काल में और धनराशि। लेकिन अधिवक्ता कल्याण के टिकट से 4 अरब से अधिक रुपए शासन के पास एकत्र हो चुके। उत्तर प्रदेश शासन यदि चाहे, जिसकी मांग बराबर बार काउंसिल कर रही है, हम भी कर रहे हैं, तो नवागत अधिवक्ता को 3 साल तक 5-5 हजार रुपया प्रति माह की दर से भत्ता दे सकती है। और 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर चुके अधिवक्ताओं को 15,000 रुपया प्रति माह पेंशन भी दे सकती है। लेकिन ये सरकार उत्तर प्रदेश बार बार कहने के बावजूद, ऊपर तक आवाज उठाने के बावजूद, मुख्यमंत्री के समक्ष ये बात उठाने के बावजूद आज तक अधिवक्ताओं के कल्याण की योजना पैसा रहते हुए, और वो भी पैसा कोई दे नहीं रहा, वो पैसा हमारा है, हमने अधिवक्ता कल्याणकारी टिकट का पैसा दिया है, वो पैसा हमारा है, फिर भी नहीं मिल पा रहा है। हम लोग बराबर इसके लिए संघर्षशील हैं। तो ये रहे श्रीनाथ त्रिपाठी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं, वो चेयरमैन भी रहे हैं, और ये सरकार से, खासकर मोदी सरकार से, योगी सरकार से अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और इनका साफ कहना कि जो भी सपा सरकार में जो कुछ कल्याणकारी योजना अधिवक्ताओं के लिए आई हैं, उसके बाद नया कुछ नहीं हुआ है। तफसील शिक्षक क्लाउन टाइम्स सवालों का आपने जवाब दिया। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।